हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। आपके लिए एक नया इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था कि हम आपको मैथ्स और रीजनिंग के साथ में इंग्लिश के चेकलिस्ट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है और आज हम है जो उसी सीरीज़ में जो आपकी चेकलिस्ट नंबर सेकंड है उसका बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट चेकलिस्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको देखिए और इसके बाद में जो सेकंड की ओर आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है ताकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उन सबको हम यहाँ पे पॉसिबली आपकी बेहतरीन कंटेंट के साथ में प्रैक्टिस करवा सकें। मूव करते हैं। तो देखिए आज की जो आपकी चेकलिस्ट है उसमें पहले तो आपके हैं 2 पैरा जंबल। तो आपको पता ही है कि आपकी इंग्लिश में प्री और मेंस में है जो पैरा जंबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, क्योंकि प्री में आपका 5 नंबर का फिक्स होता है पैरा जंबल आना। तो अगर आपने पैरा जंबल कर दिया है तो आपके 5 नंबर है जो फिक्स हो जाएंगे। तो आज अपन यहीं पे सीखेंगे कि पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी इसको सॉल्व करने में। तो देखिए पहले तो अपन इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। आपको बोला है बिलो आर सम स्टेटमेंट्स गिवन इन ए रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर में यानी कि ऊपर नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। व्हेन these statements are sequenced properly they will form a coherent and meaningful paragraph। जब आप इन सेंटेंस को अरेंज करोगे तो ये आपका एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनेगा। तो आपको उसी तरह से अरेंज करना है कि उसका कोई ना कोई आपका मीनिंग निकल जाए। आपको साथ में बोला कि जो आर है स्टेटमेंट वो फिक्स है एट द 4th प्लेस, यानी कि 4th प्लेस पे आपका जो स्टेटमेंट आर है उसको फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन यहाँ पे अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ बातें अपन समझ लेते हैं। टोटल आपको 6 स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले तो आपको हर एक स्टेटमेंट को रीड करना है। अब रीड के साथ में आपको 2 काम करने हैं। पहला तो उसका आपको मीनिंग समझना है कि ये स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, और सेकंड में जब आप पूरे रीड कर दो तो आपको उसका थीम पता होना चाहिए कि ये जो आपके सेंटेंस दे रखे हैं ये किसके बारे में है। तो जब आपको थीम पता चलेगी उसके बाद में ही है जो हम पता कर सकेंगे, इनको अरेंज कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है किसके बारे में स्टेटमेंट है ये आपके जो पैराग्राफ है तब तक हम यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाएंगे। और थर्ड है आप जब भी रीड करते हो इसको तो रीड करते हो तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जिसमें आपकी है जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि आपका ओपनिंग स्टेटमेंट बन सके। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। कैसे करना वो भी अपन समझेंगे यहाँ पे। तो मतलब एक साथ में आपको इतने काम करना है। और फोर्थ आपको लिंक करना है, एक स्टेटमेंट को दूसरे से क्या करना है, लिंक करना है। यानी कि आपको यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके बाद में आएगा, किससे पहले आएगा, कौन आगे आएगा, पीछे आएगा। तो इस तरह के आपको है जो सारे अरेंजमेंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। और ये आपको क्या करना है, जब आप रीड करते हो तो उसी में ये सारे आपको काम करने हैं। तभी अपन है जो विद इन 5 मिनट है जो पैरा जंबल को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन है जो रह जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आज अपन यहाँ पे 2 पैरा जंबल करेंगे। तो उम्मीद है आप यहाँ से आज बहुत कुछ सीख के जाओगे और अपने 5 नंबर पैरा जंबल के है जो आप 100% फिक्स करके जाओगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 6 स्टेटमेंट गिवन है तो इनका अरेंजमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 ये यहाँ पे आपको दे रखे। आपको बोला है कि स्टार्टिंग से जो 4th स्टेटमेंट है वो आपका फिक्स है, वो कौन है, आर है। तो यानी कि यहाँ पे तो आपका क्या फिक्स हो गया, आर हो गया। अब बाकी दूसरे अपन रीड करेंगे और यहाँ पे समझेंगे किस तरह से आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पे अपन अगर रीड करना शुरू करें तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट पी को रीड करते हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, तो देखिए द प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स आर मोस्टली न्यू मॉडल्स। यानी कि यहाँ पे किसी प्रॉब्लम की बात की जा रही है कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, अराइज का मतलब क्या है, सामने आई है या आपकी ये प्रॉब्लम है जो क्या हुई है, उत्पन्न हुई है।
यहाँ पे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आपकी इलेक्ट्रिक कारें हैं जो क्या है, नए मॉडल की है। एंड द रिसेंटली इंट्रोड्यूस कार मॉडल्स जनरली टेंड टू हैव मोर इश्यूज़। यानी कि यहाँ पे बोला कि जो हाल ही में पेश किए गए कार मॉडल है वे आमतौर पर क्या है, उनमें अधिक समस्याएं होती है। यानी कि नए नए जो इलेक्ट्रिक मॉडल आ रहे हैं उनमें क्या है, आपके ज़्यादा इशू सामने आ रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्रोपल्स दैम। भले ही उनमें कोई भी चीज़ आपको प्रेरित करती है, यानी कि यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे आपके उनमें चीज़ें होगी, फीचर्स होंगे, लेकिन आपको बोला है यहाँ पे कि उनमें प्रॉब्लम भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी अपन चीज़ नई नई करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक वहाँ पे क्या होती है, आपको समस्या आती है, क्या कैसे करना है आपको यहाँ पे पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भी यही बोला है आपको यहाँ पे, तो किसी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे आपका क्या है, एक्सप्लेन किया गया है कि ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। अब अगर पहला स्टेटमेंट पढ़े अपन तो यहाँ पे बात की जा रही किसकी, इलेक्ट्रिक कार्स की। अब आगे रीड करते हैं सेकंड। तो सेकंड में बोला है ऑल दोज फैंसी फीचर्स प्रेजेंट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टफ टू गो रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो कि यानी कि जितने भी आपको फैंसी का मतलब क्या होता है, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी आपके फैंसी फीचर्स है वो सामान के गलत होने के लिए अधिक अवसर प्रस्तुत करती है। यानी कि यहाँ पे किसी फैंसी फीचर के बारे में आपका बताया गया है, यानी कि क्यू स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट के बाद आएगा जहाँ पे कुछ आपके किसी यानी कि इलेक्ट्रिक कार के या कुछ किसी के आपके क्या है फीचर्स के बारे में बात की गई होगी, उसके बाद में आपका क्यू आएगा। तो इस तरह से आपको रीड करना है और देखना कि कौन सा किसके साथ में पेयर बन सकता है। आर रीड करते हैं तो देखिए आर तो पहले ही फिक्स है, फिर भी अपन रीड कर देते हैं ताकि अपने को पता चले आर के पहले या बाद में अपन क्या अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर में बोला है कार कंपनीज हैवंट हैड ईयर्स टू वर्क आउट ऑल द काइंड ऑन द किंग्स एज दे हैव द मॉडल्स दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग फॉर ईयर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे कार कंपनियों के पास में जो भी आपकी जितनी भी क्या होती है प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने के लिए क्या होता है, सालों का टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनके पास वे मॉडल होते हैं जिनमें वर्षों से क्या कर रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कार वालों के पास में क्या नहीं होता, साल नहीं लगते हैं उनको, क्योंकि वे जो भी कारें बना रहे, जो मॉडल बना रहे हैं वे कई सालों से उनको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एस में देखिए आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव 79% मोर प्रॉब्लम्स दैन अदर व्हीकल। यानी कि यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में है जो दूसरे यानी कौन से, अपन जो नॉर्मल चलाते हैं पेट्रोल डीजल या वाले वो आपके होते हैं, तो उन व्हीकल से 79% मोर प्रॉब्लम होती है आपकी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिपोर्ट्स लेटेस्ट एनुअल ऑटो रिलायबिलिटी सर्वे। यानी कि एक आपका कंज्यूमर रिपोर्ट आई है, एक सर्वे हुआ है आपका ऑटो रिलायबिलिटी सर्वे, यानी कि आप कौन सी गाड़ी के ऊपर रिलायबल यानी कि उनके ऊपर निर्भर करते हो, ऐसा एक सर्वे हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो मेरे को समझ में आ रहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे एक रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रिक कार की प्रॉब्लम्स क्या है, बेनिफिट क्या है, इसी के बारे में पूरी में आपका डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ से तो मेरे को एस है जो आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है, यानी कि आपका ओपनिंग स्टेटमेंट लग रहा है, और आगे रीड करते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे आपको एस लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए और देखते हैं बिसाइड्स। सबसे पहले देखिए बिसाइड्स से तो आपका शुरू होता नहीं है कभी स्टेटमेंट, ठीक है ना, कोई भी अपन बिसाइड से शुरू नहीं करते हैं और ना ही किससे करते हैं, बट से। तो यानी कि यहाँ पे पहला तो आपका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। कौन था वो आपका, एस। तो सबसे पहले तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल गया है कि ये जो भी अपना पैराग्राफ है वो इलेक्ट्रिक कार की प्रॉब्लम्स के बारे में है और उनका कंपैरिजन किया जा रहा है जो आपके नॉर्मल मॉडल्स है कारों का उनके साथ में, यानी कि किस में क्या समस्या है आपकी, किसको कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे अपन टी के बारे में रीड करते हैं कि टी में क्या है। बिसाइड्स दैट, यानी कि इसके बावजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेंड टू बी हायर प्राइज्ड मॉडल विथ मोर स्पेसिफिकेटेड। यानी कि यहाँ पे बोला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनमें सुविधाओं के साथ में आपको अधिक कीमत यानी कि अधिक प्राइस वाले क्या है आपके मॉडल मिलते हैं। अपन देखें नॉर्मली आपकी जो बाइक वगैरह होती है वो कितने में आती है, 60-70 हज़ार में आ जाती है, लेकिन वहीं आप इलेक्ट्रिक
ये अपने स्कूटी वगैरह लेके जाते हो तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आती है। यानी कि इनके जो इलेक्ट्रिक कार है उसमें मॉडल है जो क्या होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि ये अभी अभी क्या हुए आपके नए नए आए हैं इसके लिए, ठीक है ना। आगे देखिए और बोला है टेक्नोलॉजी फीचर्स, यानी कि महंगे महंगे आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्या मिलते हैं, फीचर्स वगैरह मिलते हैं, मॉडल है जो महंगे मिलते हैं। फ्रॉम एडिशनली सेफ्टी सेंसर टू मोर गैजेट्स एंड डूडेट्स, यानी कि आपको इनमें अतिरिक्त जो सेफ्टी गैजेट्स है, सुरक्षा सेंसर्स वगैरह होते हैं, वहाँ से लेकर गैजेट और यहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं आपको, जिसके कारण इनका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक आपकी कार्स होती है तो उनमें आप देखोगे कोई भी जितनी आपको फैसिलिटी चाहिए उतना आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से है कि इलेक्ट्रिक कार्स में आपके फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे तो आपको यहाँ पे उसको पे भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपन एक स्टेट था यहाँ पे फैंसी फीचर्स के बारे में, ठीक है। यानी कि ये किसी ऐसे स्टेटमेंट के बाद में आएगा जहाँ पे कोई आपकी फैंसी फीचर्स की बात की जा रही होगी। तो अगर टी में देखें अपन तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो आपके बता रहे हैं यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी सेंसर है, इतने सारे गैजेट है, इसके कारण इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि आपका एक पेयर बनेगा, यानी कि टी के जस्ट बाद में आपका क्यू आएगा। अब जहाँ पे भी आए लेकिन टी और क्यू आपके क्या आएंगे, साथ में आएंगे। तो इस तरह से आपको पेयर बनाना है। तो हमारा एक पेयर बन गया टी और क्यू का, यानी कि ये दोनों साथ में आएंगे। अब भले दोनों यहाँ आए, यहाँ आए, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, आगे बोला है आपको बट द प्रॉब्लम इजंट रियली बिकॉज, यानी कि ये सही में ये इतनी आपकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये आपके जो मॉडल्स है ये क्या है, इलेक्ट्रिक है। ये बात किसने बोली थी, जैक फिशर ने बोली थी। और ये कौन है, डायरेक्टर है ग्रुप्स ऑफ ऑटो टेस्टिंग सेंटर के। तो जो आपका ऑटो टेस्टिंग सेंटर है उसके ग्रुप के जो आपके डायरेक्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये प्रॉब्लम है जो सच में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सारे आपके इलेक्ट्रिक मॉडल है। तो अपन ने एक बार रीड कर दिया है और रीड करके अपने को बात पहले पता चली है इसकी थीम, कि थीम हमारी यहाँ पे क्या है, थीम है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो आपके यहाँ पे कार्स होती है उनके बारे में बोला है। अब उनके बारे में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में जो भी है वो सारा आपको यहाँ पे पता रखा है। दूसरा यहाँ से रीड करके पता चला अपने को कि यहाँ पे देखिए पी में द प्रॉब्लम्स, अब कौन सी प्रॉब्लम अपने को पता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी ये पी कभी भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यू में बोला है ऑल दोज फैंसी फीचर्स, अब कौन से फैंसी फीचर्स, दोज के पहले किसी फीचर की बात करेंगे तभी तो क्यू आएगा आपका यहाँ पे, तो क्यू भी आपका नहीं होगा। आर तो पहले आपको फिक्स बोल दिया, आर भी नहीं होगा। एस में अपने को यहाँ पे अगर अपन ने रीड किया इसको तो अपने को बोला है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें प्रॉब्लम है दूसरे से ज़्यादा, और ये बात किसी एक रिपोर्ट में आपका सर्वे हुआ है उसमें कहा है। तो यानी कि सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में अपन ने क्या किए हैं, कंक्लूजन निकाले हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। यानी कि यहाँ से अपने को रीड करके लगा एस वाला। टी वाले में बिसाइड्स डैट है, यानी कि यहाँ से के बावजूद, किसके अलावा या किसके बावजूद, ये भी यहाँ पे शुरू होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले आपको कुछ बातें बोलनी पड़ेगी तभी अपन बोलेंगे इसके बावजूद। और बट से भी आपका कभी कोई भी आपका यहाँ पे बात शुरू होती नहीं है। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले तो एक अपना इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मिल गया है, वो कौन सा है, एस है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि टी में आपके जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि इन इलेक्ट्रिक कार में सेफ्टी सेंसर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा गैजेट्स होते हैं, आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। और क्यू में बोला है कि इन सब फैंसी फीचर के कारण ही क्या होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो इसका मतलब टी और क्यू का क्या बन गया, आपका पेयर बन गया है। अब यहाँ पे देखिए आगे और अपन यहाँ पे कुछ कनेक्ट करते स्टेटमेंट। तो एस में आपकी एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बोला गया है। अब देखिए रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के बाद में उसके जो डायरेक्टर होते हैं या उससे रिलेटेड कोई पर्सन होता है उनका स्टेटमेंट अपन यहाँ पे करते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे उसी के डायरेक्टर का स्टेटमेंट आता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या है, टेस्टिंग सेंटर है। तो यानी कि यहाँ पे अपने को पता चला है कि एस के बाद में क्या आएगा आपका, एस के बाद में आपका यू आएगा। तो एस और यू का पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ये मिल गया है तो अपने को पता टी और क्यू दोनों क्या आएंगे साथ में। तो यहाँ पे एक जगह ही खाली है तो इसका मतलब टी और क्यू कहाँ आएंगे, आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और पीछे एक क्या बचा आपका, पी, तो पी आपका यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया है, अरेंजमेंट हो गया है पैरा जंबल का।
ठीक है ना। अगर अपन इसको रीड करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें दूसरे व्हीकल से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर आपका यहाँ पे बोला गया, उसी के डायरेक्टर ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इसीलिए है क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिक है, इनकी प्राइस ज़्यादा वगैरह है। फिर एक स्टेटमेंट आया कि इन्होंने जो प्रॉब्लम की बात की है उसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा नए कारें हैं इसके लिए इसमें क्या होती है, थोड़े ज़्यादा मॉडल महंगे होते हैं और इनमें प्रॉब्लम होती है। तो पी में है जो इस डायरेक्टर ने अपनी बात को क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आर आपको फिक्स दे रखा है और अपने टी और क्यू का पेयर बनाया था तो एक ही जगह खाली थी तो टी और क्यू आपका यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है पैराजंबल की। इस तरह से आप करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आपका पैराजंबल विथ 100% एक्यूरेसी के साथ में आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अपने एग्ज़ाम में और इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहले यहाँ पे अपन इसका अरेंजमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका निकलेगा SUPRT तो ये आपका अरेंजमेंट है। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अरेंजमेंट होने के बाद में आपके 5 नंबर यूँ ही पक्के हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो अपन ने देखा यू होगा, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पूरा अरेंजमेंट के बाद में तो क्वेश्चन आपके विद इन 30 सेकंड में पूरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपका प्रॉब्लम आता है इन सेंटेंस को अरेंज करने में। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 6 स्टेटमेंट कौन सा है, तो 6 वाला कौन सा है आपका, अगर देखें तो क्यू है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, आपको बोला है कौन सा थर्ड स्टेटमेंट है, तो थर्ड वाला कौन सा होगा आपका, तो थर्ड है आपका पी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपको बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 3 लगातार स्टेटमेंट कौन से हैं। तो देखिए अपना अरेंजमेंट बना था SUPRTQ। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप पैराजंबल बनाते हो तो पैराजंबल बनाने के बाद में आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन तो 100% ऐसा आता है जिसमें 2 या 3 कॉन्जिक्यूटिव आपको स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैं वो निकालता हूँ। वो निकालने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना जो यहाँ पे अरेंजमेंट बना है उस अरेंजमेंट को मैं पहले इनसे चेक करता हूँ कि क्या मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सही मिलेगा उसको मैं रीड करूँगा, समझूंगा, अगर वो सही होगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा अरेंजमेंट सही है, नहीं तो फिर क्या होगा आपका गलत होगा। तो इसी तरह के देखो आपको एस के बाद में क्यू आना, अपना यू है तो ये गलत हो गया। क्यू के बाद में टी पी, क्यू देखो सबसे पीछे टी पी, ये भी नहीं होगा। पी टी एस ये भी नहीं होगा। आर क्यू टी ये भी नहीं होगा। एस यू पी देखिए एस यू पी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मेरा एक भी ऑप्शन नहीं मिलता तो इसका मतलब मैं ऑटोमेटिक समझ जाता कि मेरा अरेंजमेंट क्या है, गलत है। तो गलत है तो इसके हिसाब से फिर क्या करता, मैं इनको वापस रीड करता और वापस अरेंज करता। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट ध्यान देनी होती है। तो मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ तो यही आप बातें हैं जो ध्यान रखता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं हो। तो कभी भी आपके 2 स्टेटमेंट पेयर पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से आपके साथ में आएंगे, कभी 3 पूछ लेते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपको बोला है कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट कौन सा होगा आपका एस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का अपना पहला पैराजंबल है जो आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं आज के सेकंड पैराजंबल की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि बिलो आर सम स्टेटमेंट गिवन इन द रैंडम ऑर्डर। वही बात बोली है, अपने लाइन की काम की बात क्या है कि आपको स्टेटमेंट एस इस बार फिक्स दिया है कहाँ पे, 4th प्लेस पे, यानी कि जैसे पहले आर था अब यहाँ पे क्या दिया आपको, एस दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मूव करते हैं तो ये आपका पैराजंबल है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको रीड करके बनाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद में जब मैं करूँगा तो आपको अपना मैच करना है और देखना स्ट्रेटेजी किस तरह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन रीड करते हैं और स्ट्रेटजी अपनी वही रहेगी। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पे आपको 6 स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पे अपन 6 प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको बोला है एस है जो आपका 4th प्लेस पे आएगा, तो हमने एस को क्या कर दिया 4th प्लेस पे यहाँ पे बैठा दिया है। अब वही करना है, आपको रीड करना है और वही बातें ध्यान रखनी है। पहले तो इसकी थीम क्या होगी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा आपका, क्या क्या पैर बनेंगे आपके, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है एडिशनली से तो आपका कभी शुरू होता नहीं है, यानी कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त अपने को नहीं पता है, तो पी आपका कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना। तो देखिए एडवांसमेंट्स इन बैटरी एफिशिएंसी हैव एक्सटेंडेड द प्रैक्टिकली एंड रेंज ऑफ ईवीज फॉर एवरी डे यूज़। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। ईवीज क्या है, क्या आपने को पता है, नहीं पता है, तो इसके लिए ये क्या है आपकी एब्रीवेशन फॉर्म है। एब्रीवेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ होती है, जैसे अपन WHO बोलते हैं तो पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन अपन उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। तो यही है कि इसका मतलब ईवीज क्या है अपने को नहीं पता है, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई आपको यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको समझते क्या बोला है कि इसके अतिरिक्त जो बैटरी एफिशिएंसी है आपकी, उसमें जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सटेंडेड, यानी कि उसकी में जो प्रगति हो रही है, जो आपके डेली के यूज़ होते हैं उसके लिए यहाँ पे उसकी कार्य क्षमता है और उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाने का यहाँ पे क्या कर रहा है, काम किया जा रहा है, यानी कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो पहले आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी है, जो मान लो यहाँ पे 2 घंटे चलती थी, तो अब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब वो आपकी 2 घंटे से क्या चलेगी, ज़्यादा चलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक बैटरीज़ के बारे में कोई आपका स्टेटमेंट है तो वही आपको बोला है। अब पी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा तो क्यू की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बियॉन्ड द एनवायरनमेंट बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके एनवायरनमेंट उनके बेनिफिट, यानी कि जो यहाँ पे लाभ है इसके अलावा। अब यहाँ पे देखिए बियॉन्ड है, यहाँ से भी आपका कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्यों भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। अब रीड करते हैं यहाँ पे बियॉन्ड द एनवायरमेंटल बेनिफिट, यानी कि यहाँ पे जो आपके एनवायरनमेंट बेनिफिट है उसके अलावा आपको बोला है आगे दिस ट्रांजिशन ऑफर्स इकोनॉमिक एडवांटेज, यानी कि ये जो आपका ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी प्रदान करता है। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है आपका, पैसे से रिलेटेड जो प्रॉफिट होता है आपका उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ से पैसे से रिलेटेड आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। साथ में बोला है आपको इंक्लूडिंग लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी, लोअर यानी कि सबसे कम होगी। एंड रिड्यूस्ड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रिड्यूस का मतलब कम कर दिया जाएगा, एकदम कम हो जाएगा आपका। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस का मतलब होता है जो रख रखाव का आपका काम होता है, जो सर्विसिंग का होता है आपका काम, उस तरह के जो भी आपके चार्ज होते हैं उनका एक्सपेंस यानी कि खर्चा है जो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट बता रखे हैं, अब किसके बता रखे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। तो क्यू में है जो आपके किसी के बेनिफिट बता रखे हैं। आगे देखिए आर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVC EVS, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पूरा नाम, जैसे ये दे रखा है तो ये हमेशा फर्स्ट आएगा, बाकी के स्टेटमेंट हमेशा इसके बाद आएंगे। इसके बाद का मतलब जैसे देखो यहाँ पे जो ये पी है EVs लिखा है, ये कभी भी आर के पहले नहीं आएगा, हमेशा कब आएगा, आर के बाद में आएगा। तो पहले तो अपने को देखिए यहाँ पे EVs, अब जिसमें सिर्फ EVs लिखा है वो कभी भी पहले नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे EVs लिखा है, एस कभी भी पहले नहीं आएगा, देखिए एस आपका बाद में है। यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे दिस शिफ्ट, अब कौन सी शिफ्ट अपने को नहीं पता है तो टी भी आपका नहीं होगा, एस भी नहीं होगा। आगे देखिए द राइजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्रेजेंट क्रूशियल स्टेप टुवार्ड्स ए मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये भी कहीं का बीच का लग रहा है क्योंकि अपने को थीम तो पता ही नहीं किसके बारे में बात की जा रही है, तो यू भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने को यहाँ पे पता चला है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट अपना क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, आर।
अब इसको रीड करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आर रेवोल्यूशनाइजेस। ठीक है, अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे क्रांति लाना, एकदम परिवर्तन लाना। जैसे पहले आपके क्या चलते थे, कीपैड मोबाइल चलते थे, लेकिन जब एंड्रॉयड मोबाइल आए टच स्क्रीन वाले तो क्या हो गया, एकदम रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ पे क्रांति आ गई। ठीक है ना, एकदम मोबाइल की यहाँ पे बाढ़ आ गई आपकी यहाँ पे। उसी तरह से जैसे पहले आपके रिचार्ज बहुत ही महंगा हुआ करते थे, लेकिन जियो आपका अनलिमिटेड रिचार्ज लाया और कम पैसों में सबको यहाँ पे क्या दिया, इंटरनेट दिया अनलिमिटेड। तो वहाँ से क्या हो गई, आपकी क्रांति शुरू हो गई। तो उसके बाद में जो दूसरे आपके यहाँ पे डाटा ऑपरेटर है उन्होंने भी क्या कर दिया, धीरे धीरे अनलिमिटेड आपको डाटा देना शुरू कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेवोल्यूशनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि क्रांति बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या है, आपकी क्रांति है। किसमें, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, यानी कि जो आपकी ये गाड़ियाँ होती है, ऑटोमोबाइल्स होती है, उस इंडस्ट्री में आपके यहाँ पे क्या है, एक क्रांति लेके आई है। दे रिप्लेसेस ट्रेडिशनल इंजन्स विथ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि उन्होंने जो आपके ट्रेडिशनल इंजन्स थे, कौन से, जो पेट्रोल और डीजल से चलते थे, उनको क्या कर दिया है, वो आपकी उनको रिप्लेस कर दिया, यानी कि बदल दिया गया है। किससे, इलेक्ट्रिक मोटर से। और जो रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि जिसको अपन बार बार चार्ज करके काम में ले सकते हैं, ऐसी बैटरी से क्या कर दिया है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आर हो गया आपका यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेटमेंट। अब देखिए एस में क्या बोला है आपका यहाँ पे, तो एस में बोला है आपका गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज ग्लोबली आर हैवीली इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेलरेट द इंटीग्रेशन ऑफ ईवीज इनटू मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपकी गवर्नमेंट है और जो इंडस्ट्रीज़ है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक तौर पे हैवीली इन्वेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे क्या कर रही है, अपना पैसा लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है। क्यों, ताकि वो क्या करे, रिसर्च करे, यानी कि नए नए तरीके खोजे, नई नई खोज करे यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रिसर्च की, नई कोई गाड़ी या इंजन बना दे, तो उसको बनाने के लिए क्या करोगे, फैक्ट्री लगा दोगे, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इनके जो रिसर्च है उसी को बनाने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। टू एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, यानी कि उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। द इंटीग्रेशन ऑफ ईवीज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि उनको काम में लाने के लिए, यहाँ पे उनकी निर्भरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज़ है अपना बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो आपको भी पता है जो चीज़ आपकी ज़्यादा चलती है उस पर क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, ताकि क्या हो, बेनिफिट हो। जैसा आपने देखा होगा कोरोना में आपके सैनिटाइज़र की क्या मची थी, धूम मची थी। तो यहाँ पे सारे लोगों ने अपना काम बंद करके काय की फैक्ट्रियाँ खोल दी थी, सैनिटाइज़र की। तो यही आपका यहाँ पे चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे क्या चल रही है, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम चल रही है। आगे देखिए, दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न। अब कौन सा शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है बदलाव, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे क्या हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। तो बदलाव के बारे में अपन ने कहाँ पढ़ा था, तो बदलाव के बारे में पढ़ा था कि हमने जो आपके ट्रेडिशनल इंजन है वहाँ से शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे कर दिया है, इलेक्ट्रिक मोटर और रिचार्जेबल बैटरीज पे। तो ये जो शिफ्ट है आपका, इसका मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या है आपका, आर के बाद में क्या आएगा, आपका टी आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मिल गए अपने को। तो ये जो शिफ्ट है, दिस शिफ्ट इज ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि जी ये जो अपन ने कदम उठाया है, ये जो अपन ने यहाँ पे परिवर्तन किया है, किसके लिए किया है, ताकि आपका जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, कंसर्न का मतलब जो क्या होता है कि जो पेट्रोल डीजल से चलती है तो उनसे क्या होता है, आपका पॉल्यूशन होता है। तो उसी कंसर्न, यानी कि उसी समस्या के कारण अपन ने क्या किया, ये बदलाव किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से धुआं नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, और जो आपकी जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका भी क्या करेंगे अपन, कम यूज़ करेंगे, ताकि वो क्या रहे, सेव रहे हैं अपने। ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और उनको बनने में आपके मिलियन बिलियन ईयर्स लगते हैं, इसके लिए वापस आएंगे नहीं। तो इसके लिए ये जो शिफ्ट किया है अपन ने, किसके लिए किया है, पर्यावरण की समस्या के कारण किया है। एमिंग, अब यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, to significantly reduce greenhouse gas emission and decrease reliance on fossil fuel, यानी कि इसका, यानी कि ये जो शिफ्ट है एनवायरमेंटल कंसर्न का, इसका लक्ष्य है आपका कि जो रेड्यूस ग्रीन हाउस, यानी कि लगातार जो आपकी बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसें, उसको कम करना है।
एंड डिक्रीज रिलायंस, और कम करना है रिलायंस यानी कि निर्भरता किसके ऊपर, जो फॉसिल फ्यूल है आपके पेट्रोल डीजल कोयला इनके ऊपर जो हमारी निर्भरता है इसको कम करना है यहाँ पे। तो आर के बाद में टी मिल गया। आगे देखिए यू अल्टीमेटली यानी कि अंततः, यानी कि क्या होता है आपका सबसे आखिर में आप क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। तो देखिए द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिप्रेजेंट ए क्रूशियल स्टेप, यानी कि जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें क्या हो रहा है आपका यहाँ पे राइज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो ऊपर उठ रहा है उसका सेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो इनमें बढ़ोतरी हो रही है वो आपका रिप्रेजेंट करता है क्रूशियल स्टेप टुवर्ड ए मोर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली कॉन्सिक्यूस फ्यूचर इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो वो आपका है जो बहुत ही एक सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे टिकाऊ, यानी कि जो बहुत ही लंबा चलेगा आपका इस तरह का एनवायरमेंटली यानी कि पर्यावरण के आपके यहाँ पे क्या होगा प्रति जागरूक फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन कोई बात करते हैं तो किसके बारे में आपका यहाँ पे बात होगी वो देखते हैं। अंत में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है जो पूरा आपको यहाँ पे क्या करता है समराइज़ करता है, यानी कि ऊपर जो आपने पूरी बात की है उसके बारे में आपको बताएगा, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है आपका, या फिर आपको ये बता सकता है कि यहाँ से अपन ने क्या सीखा है या आगे अपन क्या कर सकते हैं, या यहाँ से क्या प्रॉब्लम आपकी खड़ी होगी या इसका निपटान कैसे करेंगे, इस तरह की कोई ना कोई बातें होती हैं। तो यही बात आपकी यहाँ पे किस में की गई है, यू में की गई है। तो यू में आपको क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें जो आपका राइज बढ़ोतरी हो रही है वो क्या है बहुत ही अच्छी बात है, और क्यों है क्योंकि अपना फ्यूचर क्या होगा अच्छा होगा। तो यहाँ से करके ये पूरा जो आपका स्टेटमेंट है ये पैराग्राफ है इसको समराइज़ कर दिया है, यानी कि सारी बात अपन ने क्या बता दी साथ में बता दी है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो यू आपका क्या होगा कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट, यानी कि अंतिम स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब दो जगह खाली बची है, और दो जगह में देखिए अपने पास में कौन कौन सा स्टेटमेंट बाकी है, एक तो अपने पास में P बाकी है और एक अपने पास में Q बाकी है। अब P और Q को अपन क्या करते हैं रिलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए T में आपको देखिए बोला है, क्योंकि T के बाद में क्या आएगा वही अपन देखेंगे। तो T में बोला कि ये शिफ्ट है जो आपका ये पर्यावरण के कंसर्न के कारण है, और इसका यहाँ पे आपका लक्ष्य है कि वो क्या कर सके आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करे और फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता को भी क्या करे कम करे। तो यहाँ से अपन देखें तो इसके और बेनिफिट आपको कहाँ बताए जा रहे हैं, तो इसके बेनिफिट और बताए जा रहे हैं आपके P में एडिशनली का मतलब क्या होता है इसके साथ ही, यानी कि ये तो बेनिफिट हो रहे हैं इसके साथ ही और क्या हो रहे हैं कि जो बैटरी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और रेंज है EVs की हर दिन ब दिन क्या होती जा रही है आपकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि T के बाद में बेनिफिट में और एडिशनली ऐड कौन कर रहा है आपका P कर रहा है। तो T के बाद में यहाँ पे आपका P आ जाएगा और पीछे क्या बचा आपका Q, तो Q आपका कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोला है कि इन बेनिफिट के साथ साथ आपको क्या हो रहा है इकोनॉमिक, यानी कि जो आपके पैसे के साथ में भी क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है। तभी क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट आपके इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट क्या होगा इनका अरेंजमेंट होगा। तो उम्मीद है जो मैंने आपको यहाँ पे बातें समझाई है इतनी डिटेल में आपको समझ में आई होगी, और आज आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, और अपने 5 नंबर है जो आपने यहाँ पे बिना किसी समस्या के यहाँ पे फिक्स कर दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट कर देते हैं अपन यहाँ पे, और उसके बाद में अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले बोला है आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो कौन सा होगा आपका आर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7th में क्या बोला है थर्ड कौन सा होगा, तो थर्ड कौन सा होगा आपका पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फोर्थ स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका, तो फोर्थ अगर अपन देखें तो कौन सा होगा आपका एस होगा। तो यहाँ पे देखिए अब देखिए ये तो फ्री का नंबर है, क्योंकि ये तो अपने को पहले क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका कौन सा है एस फिक्स है, यानी कि ये तो अपना फ्री का नंबर आ गया। आगे देखिए आपको बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी जो मैंने पीछे समझाई थी। अरेंजमेंट क्या है आपका RTPSQU, तो वही ध्यान रखना आपको चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी एक मिलेगा आपका तो आपका सही हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपको क्या करना है वापस अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन चेक करते हैं यहाँ पे
SQU देखिए पहला ही मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपके यहाँ पे एक से ज़्यादा मैच करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका गलत होगा, तो फिर से आपको सही करना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को ठीक करने के लिए ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6th स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा। तो लास्ट में कौन सा आया था आपका, लास्ट में आया था आपका यू, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 2 पैराज नंबर। तो इनसे अपन ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो या सीरीज़ कंटिन्यू करनी हो तो आपको है जो कमेंट करना है अपना, और लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनके साथ में आपका शेयर करना है, ताकि उनको भी है जो हमारे वीडियोज़ का बेनिफिट मिल पाए, और वो भी है जो अपने एग्ज़ाम में क्या कर सके, यहाँ से कुछ सीख के वहाँ पे आप बेनिफिट ले पाएँ। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, यह है वर्ड ऑर्डर। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो आपको इन द गिवन क्वेश्चन बिलो ए सेंटेंस इज गिवन इन विच 4 वर्ड्स आर हाईलाइटेड। 4 वर्ड आपको दे रखे हैं ABCD, इनको रीअरेंज करना है वर्ड को ऐसे ऑर्डर में जिससे आपका सेंटेंस क्या हो जाए, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। और अगर पहले से ही ठीक हो तो क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर E पे टिक करना है। जैसे देखिए एक बार समझते हैं, आपको 4 वर्ड दे रखे हैं ABCD। तो देखिए पिछले वीडियो में अपन ने वर्ड स्वैप किया था, उसमें आपको 2 वर्ड को क्या करना था, चेंज करना था एक दूसरे की पोजीशन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इनको अरेंज करना। अरेंज का मतलब क्या है कि चारों वर्ड है जो आपके अलग अलग जगह पे है, तो कौन सा वर्ड आपका कहाँ पे आएगा ये आपको फाइंड करना है। यानी कि इस तरह से कि पहले A आएगा, फिर B, फिर C या D, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह पे क्या क्या आएगा। तो अब इस बार है जो आपको चारों वर्ड को स्वैप करना है, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्ड ऑर्डर कहते हैं। यानी कि ये जो आपके वर्ड्स है ये कौन से ऑर्डर में आएंगे वही ऑर्डर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए भी यही करना है, आपको इनको रीड करना है और देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ में बैठ रहा है। जैसे द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है एक्सपेडाइटिंग। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शीघ्र या जल्दी, शीघ्र या जल्दी। तो एक्सपेडाइटिंग measures aimed at project the completion of the construction implemented ensuring it meet the tight deadline। अब सबसे पहले देखिए यहाँ से रीड करके अपने को देखिए क्या समझ में आ रहा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, मेजर्स को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि सबसे पहले तो क्या आएगा आपका C आएगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने क्या किए, इम्प्लीमेंट किए हैं मेजर्स एम्ड, यानी कि जिसका लक्ष्य क्या है, यानी कि उसने जो भी यहाँ पे आपके इम्प्लीमेंट किए हैं मेजर, उनका लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले तो C आएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब C के बाद में या तो B आएगा या A आएगा। तो देखिए उसने एम्ड किया है एट, अब यहाँ पे देखिए एट प्रोजेक्ट द कंप्लेक्शन या फिर एक्सपेडाइटिंग कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब आगे देखिए यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेड, आगे देखिए कंस्ट्रक्शन है आपका, तो कंस्ट्रक्शन डैश एंश्योरिंग इट मीट द टाइट डेडलाइन। अब टाइट डेडलाइन क्या होता है, टाइट डेडलाइन का मतलब होता है कि जो आपकी डेडलाइन नज़दीक दे रखी उसके अंदर अंदर किसी काम को पूरा करना है, तो वो क्या होता है आपका टाइट डेडलाइन होता है। अब टाइट डेडलाइन आपका एकदम सही है, तो यानी कि पीछे तो क्या आएगा आपका D आएगा। तो आगे C और पीछे D है, तो देखिए एक और कैंसिल आउट हो गया। अब अपने को देखना है यहाँ पे कि B और A कहाँ आएगा, और वहीं से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एम था, लक्ष्य था, अब क्या लक्ष्य था यहाँ पे कि लक्ष्य था कि जो यहाँ पे, अब देखिए अपन क्या करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको पूरा करेंगे, ताकि वो क्या हो, जो आपकी टाइट डेडलाइन है उसके पहले पहले उसको क्या कर सके, अपन ख़त्म कर सके। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आपका जिस पर अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो B तो आएगा यहाँ पे। और जो लक्ष्य है हमारा किसका, एक्सपेडिंग, यानी कि शीघ्र ही जल्दी जल्दी जो अपने को कॉम्प्लेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन अपने को क्या करना है, ख़त्म करना है टाइट डेडलाइन के पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका A आएगा। तो यहाँ से C
ABD करके ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जो मैनेजर ने इम्प्लीमेंट किए हैं आपके यहाँ पे मेजर्स, उनका लक्ष्य था कि जो जल्दी जल्दी है जो समाप्त करे, ख़त्म करे, क्या करे, जो हमने प्रोजेक्ट लिए हैं डेडलाइन से पहले उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब बनता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बिट्रेल ऑफ। अब बिट्रेल का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, ठीक है ना। बिट्रेल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बिट्रेट करना, आपने सुना होगा वर्ड। अब कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो परिणाम होते हैं आपके, किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट, परिणाम होता है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। द बिट्रेल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। अब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो किसी को यहाँ पे बोला है कि धोखा दोगे आप, किसको, डैश क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। कैसी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, बाय एन एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इन सर्व। तो देखिए, कोई भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है किसी कंपनी के लिए, आपने सुना होगा, वो क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल, यानी कि उसके लिए क्या होती है, यहाँ पे गुप्त होती है, यानी कि वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता है। तो पहले तो रीड करके पता चलता है कि जो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया है आपने, बिट्रेल यानी कि धोखा दे दिया। अब धोखा देने का मतलब क्या है, किसी को आपने वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को पता चला है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, बी आएगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया है। अब आगे देखिए, तो द बिट्रेल ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय के द्वारा किसी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया, यानी कि उसको क्या दे दिया गया, धोखा दे दिया गया। अब धोखा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे डैश इन सेवर, डैमेज फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग लीगल एक्शन एंड ए डैश रेपुटेशन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, आपका डैमेज का मतलब तो क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है, और रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आपका परिणाम होता है। तो वर्ड के तो पता चल गया अपने को मतलब। अब यहाँ पे अरेंजमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि हमारा क्या आएगा, बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का क्या, यहाँ पे देखिए डैमेज फॉर द कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर इंक्लूडिंग लीगल एक्शन, यानी कि उसके कंपनी के खिलाफ क्या ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, एंड ए डैश रेपुटेशन। अब देखिए, रेपुटेशन का क्या होता है, रेपुटेशन अपनी ख़राब होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डैमेज होना, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि कंपनी के खिलाफ एक तो लीगल एक्शन लिया जाएगा और साथ में कंपनी की लीगल एक्शन लेके पुलिस आएगी, तो यानी कि क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन भी आपकी ख़राब होगी। तो सबसे एंड में क्या आएगा आपका, सी आएगा। तो यानी कि बी और सी वाले पेयर कहाँ है, देखिए ये नहीं है, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो यहाँ से आपका सिर्फ एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक बार इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं अपन इसके हिसाब से रीड करके। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट की आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको किसी कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपका लीक, यानी कि किसी को दे दिया जाता है। अब ये दे देंगे तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेकंड पे क्या आएगा, डी। डी का मतलब रिजल्टेड, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका ए, कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो परिणाम भुगतने होंगे वो किसको भुगतने होंगे, कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी कंपनी को, तो ये डेटा लीक होगा तो कहाँ से होगा, कंपनी से। तो यहाँ पे जो भी आपके लीगल एक्शन होंगे उस पर्सन के साथ साथ में आपके कंपनी के ऊपर भी होंगे, क्योंकि उसने भरोसा करके किसको इन्फॉर्मेशन दी है, कंपनी को दी है, ना ही किसी पर्सन को दी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका परिणाम स्वरूप, यहाँ पे आपका जो क्या है, कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे किसको, कंपनी को। अब इस परिणाम में क्या क्या शामिल है, एक तो लीगल एक्शन, यानी कि कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, और क्या होगा, उसकी जो रेपुटेशन आपकी डैमेज हो जाएगी। तो बी, डी, ए, सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे मूव करता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब आगे देखिए, द एंसेंट। एंसेंट का मतलब क्या होता है आपका, जो पुराने होते हैं,
ठीक है ना। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, एंसेंट कहते हैं। टैबलेट वर क्रेव्ड इनटू द स्टोन। अब देखिए, अब क्रेव्ड का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे मंदिर वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे पत्थर के ऊपर अपन क्या करते हैं कि पत्थर के ऊपर कुछ न कुछ आपके ऐसे खुदाई करके कोई ड्राइंग या कुछ बातें लिखी होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, क्रेव्ड बोलते हैं। जो एंसेंट टैबलेट वर क्रेव्ड है, तो सबसे पहले देखिए एंसेंट टैबलेट यानी कि ये आपका यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, प्लूरल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, वर आया है, यानी कि ए तो सबसे पहले कभी आगे आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। और ए का चेंज होगा यानी कि आपका अरेंजमेंट भी सही नहीं है, तो इसका मतलब देखिए अपने को मिला है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका सी होगा। तो यहाँ से वर्ब से अपने को पता चला है कि वर्ब प्लूरल है, यानी कि नाउन भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। तो यहाँ से आपका अरेंजमेंट अपने को पता चला है कि सबसे पहले आपका सी आएगा। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे रियून्स। अब देखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, रियून्स का मतलब होता है कि इसका मतलब है आपका कि जो प्राचीन आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने यहाँ पे अ आ इ उ चलता है, ठीक है, उसी तरह की वर्णमाला है जो आपके यूरोप में इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। उसी प्राचीन वर्णमाला को जो पहले यूज़ करते थे उसको क्या बोलते हैं, रियून्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रियून्स यानी कि ये शब्द, वर्णमाला से अपन क्या समझ सकते हैं, शब्द। तो इन शब्दों को है जो क्रेव्ड यानी कि गोदा गया, यानी कि वहाँ पे क्या किया गया है, इनको बनाया गया है, ठीक है। तो क्रेव्ड का मतलब क्या होता है, अपन कोई नुकीली चीज़ से दीवार पे या पत्थर पे कोई चीज़ अपन क्या करते हैं, खुरेद के बनाते हैं। तो इन शब्दों को, तो पहले आपके पास में पेपर वगैरह तो थे नहीं, तो जो भी बनाते अपन कहाँ बनाते थे, दीवारों पे या पत्थरों पे, तो उनको खोद के बनाने को क्रेव कहते हैं। तो जो एंसेंट रियून्स है आपके यहाँ पे, उनको क्रेव्ड यानी कि खोदा गया, गोदा गया था इनटू द स्टोन। अब पत्थर के किसके ऊपर, ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब तो क्या होता है आपका, झलक होता है, झलक, ठीक है। रियून्स का मतलब हो गया। टैबलेट का मतलब तो क्या होता है, कोई गोली या बोल दो आप, या कोई गोल शेप का चीज़ बोल दो आप। और बाईगॉन का मतलब क्या होता है, तो बाईगॉन का मतलब होता है जो गुजरा ज़माना होता है आपका, पुराना समय, गुजरा ज़माना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाईगॉन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो देखिए सबसे पहले तो वैसे भी अरेंजमेंट से आपको पता चलेगा सी के बाद में आपका ए ही आना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सी के बाद में क्या आना, आपका ए ही आना है। यानी कि उनको क्रेव्ड किया गया किसके ऊपर, जो स्टोन पत्थर की टैबलेट है उनके ऊपर। तो वो अब आपको प्रोवाइड करवाती है ए, प्रोवाइड ए क्या करवाती है, इनटू द लैंग्वेज एंड राइटिंग सिस्टम ऑफ ए। पहले तो देखिए यहाँ पे बाईगॉन एरा, तो बाईगॉन एरा का मतलब होता है कि पुराना ज़माना। एरा का मतलब क्या होता है, दौर। कौन सा दौर, पुराने ज़माने का दौर, यानी कि डी अपनी जगह सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। अब देखिए इसको एक बार रीड करते हैं। जो एंसेंट आपके रियून्स है यानी कि शब्दों को, वर्णमाला को यहाँ पे क्रेव किया गया है स्टोन की टैबलेट पे, जो हमको प्रोवाइड करवाते, क्या करवाते, एक झलक इनटू द लैंग्वेज एंड राइटिंग सिस्टम, यानी कि उस दौर का जो आपका लैंग्वेज यानी कि जो भाषा थी और लिखने का सिस्टम था, उसका हमको क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे झलक दिखा रहे हैं। तो अपन भी म्यूज़ियम वगैरह जाते हैं या अजंता एलोरा केव वगैरह, वहाँ पे भी अपन जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं इस तरह की आपकी खुदाई करके जो दीवारों पे बनाए गए हैं। तो अपन भी क्या देखते हैं, वो प्राचीन समय देख के आते हैं। तो यही बात आपके यहाँ पे बोली गई थी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो CABD यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपका, द सिटी इज़। अब देखिए द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स प्लूरिस्टिकली सोसाइटी, ठीक है ना, यानी कि सिटी को जाना जाता है। देखिए एकदम सही लग रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि सिटी को जाना जाता है किसके लिए, जो इसकी आपकी सोसाइटी है, कैसी है, आपकी प्लूरिस्टिक, यानी कि सब तरह के लोगों को मानने वाली आपकी सोसाइटी है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वेयर, जहाँ पे, कहाँ पे, इस सोसाइटी में पीपल फ्रॉम डाइवर्स। अब यहाँ पे देखिए पीपल है जो आपके क्या है, डाइवर्स सेलिब्रेशन। अब देखिए डाइवर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह के। डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह के। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग क्या होते हैं, या तो सेलिब्रेशन होते हैं या क्या होते हैं, बैकग्राउंड से होते हैं। तो लोग अलग अलग सेलिब्रेशन से नहीं होते हैं, कहाँ से होते हैं, बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसका मतलब देखिए अपन ए और बी तो आपका सही है कि लोग अलग अलग कहाँ से है, लेकिन यहाँ पे सी वाला आपका सही नहीं है। सी की जगह क्या आएगा, डी, और पीछे एक जगह ही बची, क्या होगा, सी। तो ABDC, तो ABDC का देखें तो अपन ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट।
अब यहाँ पे देखते हैं अपन, इसको रीड करके देखते हैं कि ये सिटी है जो आपकी जानी जाती है किसके लिए, ये लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड के कारण प्यार से, शांति से, प्लूरिस्टिक सोसाइटी यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग प्यार से शांतिपूर्ण एकदम रहते हैं उसको बोलते हैं प्लूरिस्टिक सोसाइटी। तो वहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के आपके कल्चर, संस्कृति के लोग हैं जो आपके वहाँ पे क्या रहते हैं, एकदम डाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पे किस में रहते हैं, कोएग्जिस्ट हारमोनियसली यानी कि शांतिपूर्वक रहते हैं, आपके प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यहाँ पे बोला है सेलिब्रेटिंग कल्चरल रिचनेस, और यहाँ पे आपके सेलिब्रेट करते हैं जो आपकी सांस्कृतिक रिचनेस यानी कि यहाँ पे आपकी समृद्धि है, ठीक है ना, जो आपकी संस्कृति की समृद्धि है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं यानी कि उत्सव मनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे देखिए सी अनविटिंगली, अनविटिंगली का देखिए यहाँ पे मतलब होता है कि ऐसा कोई आपको काम करना है आप जो बिना इरादे या बिना इच्छा के, बिना इच्छा या बिना इरादे या बिना मन के आप कोई काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अनविटिंगली बोलते हैं। तो उसने बिना इरादे के रिवेल द सरप्राइज पार्टी प्लान। तो देखिए रिवेल करने का मतलब क्या होता है, कोई राज खोल देना। तो सरप्राइज था, उसको क्या कर दिया, रिवेल कर दिया, उजागर कर दिया यानी कि बता दिया सबको। तो ये एकदम सही लग रहा है, यानी कि यहाँ पे उसने क्या किया, बिना इरादे के जो रिवेल कर दिया सरप्राइज पार्टी का, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, ए आएगा। आगे बोला है नॉट रिलीजिंग डेट द गेस्ट ऑफ ऑनर वाज स्टेटिंग, ठीक है ना। तो देखिए नॉट रियलाइजिंग यानी कि उसको ये रियलाइज यानी कि ये एहसास भी नहीं हुआ था कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वाज स्टेटिंग राइट बिहाइंड हर, यानी कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर है एकदम जस्ट उसके कहाँ खड़े हैं, पीछे ही खड़े हैं, और इस बात का उसको कोई एहसास भी नहीं है। तो ये रीड करने से अपने को क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपका चेंजेस होगा नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीड करना है पहले, आपको देखना है, अगर ठीक बने तो सही है, नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको अरेंज करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है एग्जाम में। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो यहाँ पे देखिए रीड करते हैं द कंपनी इज पार्लस, ठीक है ना। पार्लस का मतलब क्या होता है, पार्लस का मतलब होता है जो जोखिम में कोई चीज़ होना, संकट में या खराब कोई चीज़ होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पार्लस बोलते हैं, ठीक है ना। तो द कंपनी इज पार्लस, अब कंपनी की जो खराब क्या होगी, ठीक है ना, तो खराब क्या होगी, कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन, फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड कंडीशन होगी। तो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम आपका सही है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो जो कंपनी की खराब फाइनेंशियल कंडीशन है, इन्वेस्टर कंसर्न्स अमॉन्ग शार्प लीडिंग टू ए रेज्ड डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी कंपनी में पैसे डालते हैं। रेज का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, उठ जाना, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाना। शार्प का मतलब क्या है, तेज़ी से। तो पहले तो मतलब तो पता चल गया अपने को सारे। अब देखिए अरेंजमेंट बनाने का अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ए आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस, तो स्टॉक के प्राइस में देखिए कंपनी की हालत कब खराब होगी, जब स्टॉक प्राइस में एकदम तेज़ी से क्या होगी, कमी होगी। तो शार्प यानी कि ये सी आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सी आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो ये तीनों आपके कैंसिल आउट हो गए, ए और सी का कॉम्बिनेशन यही है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यही अरेंजमेंट करके अपन देख लेते हैं, यहाँ पे आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रीड करते हैं अपन कि जो कंपनी का जो खराब फाइनेंशियल कंडीशन है, फिर क्या आएगा, डी आएगा, रेज्ड कंसर्न अमॉन्ग, यानी कि वो बढ़ा रहा है, उठा रहा है, सामने ला रहा है, क्या ला रहा है, कंसर्न यानी कि चिंता है। अब किन के बीच में, तो कोई लोग होंगे तभी अमॉन्ग आता है। तो कंसर्न अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, यानी कि ये जो इन्वेस्टर है इनके बीच में क्या ला रहा है, वो समस्याएं खड़ी कर रहा है। लीडिंग टू ए शार्प डिक्लाइन इन स्टॉक, अब जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनके स्टॉक के प्राइस में बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है एम्प्लॉयज़ वर, तो एम्प्लॉयज़ वर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी बोनस। अब डिस्क्रिमिनेटरी बोनस क्या होता है, जो आपके अच्छे काम के लिए है, जो आपको दिया जाता है, ठीक है ना, वो आपको विवेक से, प्यार से जो आपको अच्छे काम के लिए दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बट डिस्क्रिमिनेटरी बोनस कहते हैं,
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखिए आपको डिस्क्रिमिनेटरी बोनस क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका गिवन आएगा, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, बी होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ को दिया गया डिस्क्रिमिनेटरी बोनस डैश ऑन देयर परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो देखो बी वाले, अब डी या ए, तो देखिए ऑन देयर परफॉर्मेंस, अब ये बोनस है जो किसके आधार पर दिया गया था, तो ये उनके परफॉर्मेंस यानी कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया उसके आधार पर दिया गया। तो बेस्ड का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे आधार क्या है, तो बी के बाद में क्या आएगा आपका ए आएगा, यानी कि एम्प्लॉय को बोनस दिया गया था उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि जिसने अच्छा काम किया उसको ज़्यादा और जिसने नॉर्मल काम किया उसको कम दिया गया है। आगे देखिए आपको क्या बोला है, तो पहले तो बी के बाद में ए है तो ये भी कट जाएगा, ये होगा। अब सी देखिए अलाउइंग फॉर रिकॉग्नाइजेंस, ठीक है, यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है ऑफ एक्सपेशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर सी और डी अपनी जगह पे क्या है आपके सही है, तो एक बार इसको रीड करके देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को है जो दिया गया बोनस उनके परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से जो अलाउ करता है रिकॉग्नाइटिंग ऑफ एक्सपेंशनल कंट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक्सपेंशनल का मतलब होता है बहुत ही शानदार लाजवाब कंट्रीब्यूशन उनका कंपनी में, ठीक है ना। तो कंपनी में आप जितना अच्छा काम करोगे तो बॉस खुश होंगे तो आपको क्या देंगे, उतने ही अच्छे आपको बोनस देंगे। तो यहाँ पे यही बात बोली है कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से, उसके आधार पे, उस रैंक के हिसाब से उनको क्या दिया गया, बोनस दिया गया है उनके अद्भुत यानी कि लाजवाब उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, ताकि कंपनी को उन्होंने क्या किया, इतना आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे बी ए सी डी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है द अनडिनाइबली। अब अनडिनाइबली का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसको आप कभी बिना नकारे, बिना मना किए, बिना नकारे या बिना मना किए आप उसको मान लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, अनडिनाइबली। द अनडिनाइबली सनराइज ओवर द माउंटेन्स वाज। अब देखिए वाज के बाद में क्या आती है आपकी, वर्ब आती है, ठीक है ना। तो वाज ब्यूटीफुल वन ऑफ द मोस्ट, अब देखिए एक आपका फ्रेज बनता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट दे हैव एवर सीन, यानी कि उन्होंने दुनिया में पहले, इससे पहले इतनी खूबसूरत साइट का मतलब क्या होता है, जगह, नज़ारा नहीं देखा था जो उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो तीसरे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे बी कहाँ है, इन दो पे नहीं है, तो ये दो कट हो गए आपके। यहाँ पे एक ई था आपका कि ये आपका सेंटेंस क्या है, नो एरर है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे पे आपको क्या, तीसरे पे बी चाहिए, तो या तो सी आएगा। तो देखिए अपन रीड करके देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो द, सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे सी को रीड करके देखते हैं, द ब्रेथ टेकिंग सनराइज, यानी कि जो आपकी सांसों को थामने वाला जो सनराइज है माउंटेन के ऊपर से हो रहा है। तो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, हॉलीवुड मूवी वगैरह में या बॉलीवुड में, कि जैसे ही सुबह सुबह कोई बर्फ़ का पहाड़ होता है उसके पीछे से सूरज निकलता है तो कितना अच्छा लगता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेथ टेकिंग, यानी कि आपको सांसों को थामने वाला इतना सुंदर नज़ारा होता है। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, ए, यानी कि अनडिनाइबली, बिना नकारे हुए। तो देखिए यहाँ पे कि अब सनराइज़ को आप वैसे भी नकार नहीं सकते हो, आप किसको नकार सकते हो, उसकी सुंदरता को नकार सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। तो सबसे आगे क्या आएगा आपका, सी आएगा कि जो सांसों को रोकने वाला आपका सनराइज़ था माउंटेन के ऊपर से। फिर सी के बाद में क्या आएगा आपका, ए आएगा, अनडिनाइबली, यानी कि बिना नकारे ये जो दृश्य था आपका, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट दे हैव एवर विटनेस, यानी कि उनकी जीवन में जितने भी दृश्य थे, जितनी भी जगह थी, उनमें सबसे सुंदर जगह के ये क्या थे, आपके विटनेस थे। इससे पहले इतनी सुंदर कोई देखा ही नहीं है और इस बात को ये कभी नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में डी आपका विटनेस, हैड एवर विटनेस एकदम सही है आपका, ठीक है ना। तो सी ए बी डी, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए द ड्रामेटिक साउंड ट्रैक, यानी कि ये जो ड्रामे से भरा हुआ आपका साउंड ट्रैक है। तो मूवी वगैरह देखते हो आप, तो वहाँ पे अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह आपके आते हैं। तो यहाँ पे किसी ड्रामेटिक साउंड ट्रैक की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बोला है आपका एक्सेंचुएट, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जोर देना, बल देना, किसी चीज़ पे बल या जोर देना, ये होता है। द सस्पेंसफुल, अब हाइटनिंग का मतलब क्या होता है, हाइटनिंग का मतलब होता है बढ़ा देना,
बढ़ा देना। इन द फिल्म मोमेंट्स द ओवरऑल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ड्रामेटिक साउंड ट्रैक था, अब ड्रामेटिक साउंड ट्रैक क्या करेगा आपका, तो ड्रामेटिक साउंड ट्रैक है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ा देगा किसको, सस्पेंसफुल। अब सस्पेंसफुल क्या होंगे आपके यहाँ पे, सस्पेंसफुल क्या होते हैं, मोमेंट होते हैं आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा कि साउंड ट्रैक ने है जो जोर दे दिया, बल दे दिया, बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, जो सस्पेंसफुल आपके मोमेंट थे उनको बढ़ा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। इन द फिल्म, यानी कि फिल्म के अंदर आपके जो ऐसे मोमेंट थे, आप नॉर्मली मूवी देखते हो, एक्शन सीन देखते हो या फिर कोई हॉरर सीन देखते हो, तो वहाँ पे साउंड आपका इसी तरह का डाला जाता है ताकि आपको क्या लगे, पूरा एकदम आपको पूरा या तो डरा दे या फिर आपकी नज़रें नहीं हटे, इतना अच्छा आपका यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो उसी की बात की जा रही है। अब ये जो है हाइटनिंग, अब यहाँ पे देखिए हाइटनिंग का मतलब क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, ये जो पूरा आपने सस्पेंसफुल मोमेंट को एक्सपीरियंस किया ये बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, हाइटनिंग आएगा, बढ़ा देगा ओवरऑल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखा है उसको ओवरऑल क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। तो आप भी मूवी वगैरह देखने जाते हो तो आप सिनेप्लेक्स वगैरह में जाते हो, सिनेमैटिक मूवी देखते हो, तो वहाँ पे साउंड वगैरह की क्लियरिटी है, पिक्चर क्लियरिटी है, वो क्या करती है, आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो यही बात यहाँ पे आपकी हो रही थी कि जो आपका यहाँ पे जोर दे रहा है, बल दे रहा है, कौन, साउंड ट्रैक, किसके ऊपर दे रहा है, जो सस्पेंसफुल मोमेंट है उनके ऊपर बल दे रहा है, क्या करने में, फिल्म में, जिससे कि ओवरऑल आपकी पूरी फिल्म का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ACBD यहाँ पे कहाँ है आपका, ACBD यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं, आज की जो सेकंड चेकलिस्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे इसको भी अपन है जो बना के फिनिश करते हैं। द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है सोड साइंस ऑफ रिकवरी, यानी कि जो इकोनॉमी है वो आपको दर्शा रही, दिखा रही है, क्या दिखा रही है, साइन, यानी कि इशारे बता रही है किसके, रिकवरी के। तो देखिए ये हो सकता है आपका ए हो सकता है, आगे देखते हैं अपन और क्या हो सकता है। तो पहले तो ए वाला यही है तो इसी को अपन रीड कर देते हैं, ये सही है तो आगे चेक करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, द इकोनॉमी शोड साइंस ऑफ रिकवरी बट इट, अब देखिए फॉल्टर का मतलब क्या होता है, फॉल्टर का मतलब होता है आपका यहाँ पे कमज़ोर पड़ना, गिरावट होना, कमज़ोर या गिरावट। लेकिन देखिए बट आ गया, कनेक्टर है आपका, तो जो पहले आपका इंक्रीज हो रहा था एकदम उल्टी बात हो जाएगी, लेकिन इट फॉल्टेड अगेन ड्यू टू, लेकिन ये आपका फिर से क्या हो गया, नीचे गिरने लग गया, किस कारण, ड्यू टू अनफोर्सीन चैलेंजेस। अब अनफोर्सीन का मतलब क्या होता है, ऐसे चैलेंजेस जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे थोड़े साल पहले अपन ने एक्सपीरियंस किया था कि कोरोना क्या होता है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्या होता है, लोगों का मरना क्या होता है, एक डर क्या होता है किसी से मिलना जुलना, तो वो सब पहले अपन ने कभी नहीं देखा था। तो अनफोर्सीन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने पहले कभी नहीं देखे थे। तो अनफोर्सीन्स क्या हो गया, आपके चैलेंजेस होंगे, तो यानी कि ए बी, तो अनफोर्सीन चैलेंजेस, ये भी आपका सी सही है। अब चैलेंजेस किस में देखे थे आपने, ग्लोबल मार्केट में देखे थे, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपका डी सही है। तो ABCD आपका सही है, तो यहाँ पे सारे आपके गलत हो जाएंगे और क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि ये सेंटेंस आपका एकदम क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई भी आपका यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि जो आपकी इकोनॉमी है वो दिखा रही है, रिकवरी के साइन दिखा रही है, लेकिन इसमें एक बार फिर से क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, किसके कारण, ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ गए हैं जो आपने पहले नहीं देखे हैं। कहाँ पे आए चैनल, ग्लोबल मार्केट में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का जो आपका इंग्लिश का टॉप क्लास चेकलिस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आज आपने यहाँ से 5 नंबर तो आपके 100% फिक्स है, किसके, पैराजंबल के। और जो यहाँ पे अपन ने वर्ड ऑर्डर किया है यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वर्ड ऑर्डर आपके प्री के साथ में मेंस में भी आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्लर्क मेंस में इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, बस क्या करेगा, थोड़ी स्पेलिंग आपको और थोड़ी टफ दे देगा ताकि क्या हो, वो आपका थोड़ा और मेंस लेवल जैसा फील होने लग जाए। तो यहाँ हमने आपके लिए बहुत सारी मेहनत की है, तो अब उसका रिज़ल्ट आपको देना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है और
आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आपको बताना है ताकि वो भी इन वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है ताकि आप इस साल आपकी जो भी ड्रीम जॉब है वो उसको आप क्या कर सको, हासिल कर पाओ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।